Hello everyone, today we are going to discuss about maintenance under Hindu Adoption and Maintenance Act 1956। तो हम पहले जान लेते हैं मेंटेनेंस क्या होता है। मेंटेनेंस एक तरीके से ऑब्लिगेशन होता है विच इज़ द आउटकम ऑफ लीगल रिलेशनशिप। जो भी लीगल रिलेशनशिप होता है उसमें एक तरीके से ऑब्लिगेशन होता है कि वो सामने वाले को कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए जो रीज़नेबल नेसेसरीज़ है लाइक फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर्स के लिए जो भी हेल्प करेगा वो मेंटेनेंस कहलाता है। ये एक तरीके का राइट होता है, मेंटेनेंस पाना राइट होता है। चैप्टर 3 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 डील करता है मेंटेनेंस को, स्पेशली मेंटेनेंस को डील करता है, जिसमें सेक्शन डेफिनेशन क्लॉज के सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है टर्म मेंटेनेंस को। इसमें इंक्लूड की गई हैं that can provide जो भी चीज़ें something that can provide for food, clothing, shelter or education and medical expenses that comes under the inclusive term of maintenance। ये सब चीज़ें मेंटेनेंस के अंतर्गत आती हैं। बेसिकली इट इज़ ए फाइनेंशियल सपोर्ट पेड बाय द हस्बैंड और ए फादर दैट कवर्स ऑल द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट हस्बैंड के द्वारा या फादर के द्वारा अपने चिल्ड्रंस को देने वाली, जो कि उनकी बेसिक नेसेसिटीज़, जो भी लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, उनको फुलफिल करने के लिए जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है वो मेंटेनेंस कहलाता है। द सेक्शन ऑल्सो सेज दैट इफ़ द मेंटेनेंस इज़ टू बी प्रोवाइडेड टू एन अनमैरिड डॉटर, अगर मेंटेनेंस जो है अनमैरिड डॉटर को दिया जा रहा है तो it shall also cover all the reasonable expenses required in her day-to-day life till the day she get married। मतलब जब तक अनमैरिड डॉटर का लिमिटेशन कब है मेंटेनेंस देने तक की, वो एंटाइटलमेंट कब तक है, जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती है। सन के लिए होता है कि जब तक वो मेजर होता है, बट डॉटर के लिए, अनमैरिड डॉटर के लिए जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती, व्हेन शी गेट मैरिड, तब तक उसके जो भी रीजनेबल एक्सपेंसेस है वो मेंटेनेंस के द्वारा वो एंटाइटलमेंट होगी। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। पहला आता है सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। द वाइफ मस्ट बी पेड मेंटेनेंस आफ्टर डाइवोर्स अंटिल शी गेट मैरिड अगेन। वाइफ जो होती है डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस पाने की फुल एंटाइटलमेंट होती है जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती है। इसका आइडिया, इसके पीछे मोटो होता है कि जो भी लाइफस्टाइल वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज रह रही थी, वही लाइफस्टाइल वो आफ्टर मैरिज भी कंटिन्यू कर रहे, जब तक कि वो रीमैरिज नहीं, मतलब दोबारा किसी और से शादी नहीं कर लेती, तब तक हस्बैंड से वो मेंटेनेंस पाने के लिए एंटाइटलमेंट होगी। जो मेंटेनेंस का अमाउंट होता है वो फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है, कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया गया है अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इसमें सिर्फ बोला गया है कि ये इट इज़ डिसाइडेड बाय द कोर्ट अकॉर्डिंग टू द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द हस्बैंड। ये जो है मेंटेनेंस का जो भी अमाउंट है वो डिपेंड्स कि हस्बैंड की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। अगर वो ज़्यादा कमाता है तो वो उसमें से वाइफ एंटाइटलमेंट होगी ज़्यादा के लिए, अगर वो थोड़ा कम कमाता है तो वो उसके लिए कम के लिए एंटाइटलमेंट होगी। इस मस्ट बी रीजनेबल एनफ अमाउंट दैट कैन कवर ऑल हर रीजनेबल एक्सपेंसेस। बस अमाउंट जो है वो रीजनेबल होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 18(2) ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है कि कब वाइफ, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस वाइफ इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, कब वाइफ जो है एंटाइटलमेंट है मेंटेनेंस पाने के लिए। वो है द हस्बैंड हैज़ डिजर्टेड हिज वाइफ बाय अबैंडनिंग हर विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। अगर विदाउट हर कंसेंट, वाइफ की कंसेंट के बिना हस्बैंड ने अपनी वाइफ को विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज़ के छोड़ दिया हो, उस सर्कमस्टांसेस में वाइफ एंटाइटलमेंट होती है मेंटेनेंस पाने के लिए, या जानबूझकर उसकी इच्छाओं को वो इग्नोर करता है, तब भी वाइफ एंटाइटलमेंट होती है मेंटेनेंस पाने के लिए।
नेक्स्ट है द वाइफ हैज़ बीन सब्जेक्ट टू क्रूएलिटी। अगर वाइफ जो है वो क्रूएलिटी उसके ऊपर की जाती है ड्यूरिंग हर मैरिज और उसको हस्बैंड के साथ रहना पॉसिबल नहीं हो जाता है क्योंकि उसकी लाइफ को डेंजर होता है, तो उस सर्कमस्टांसेस में भी वाइफ एंटाइटलमेंट होती है मेंटेनेंस के लिए। इफ़ द हस्बैंड इज सफरिंग फ्रॉम एन इनक्योरेबल एंड कंटेजियस डिजीज़, अगर हस्बैंड किसी ऐसी डिजीज़ से सफ़र कर रहा जो कि ट्रांसफरेबल होती है, जो एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकती है वो, और इनक्योरेबल जिसका कोई क्योर नहीं है, ऐसी डिजीज़ से अगर वो हस्बैंड सफ़र कर रहा है तो इन दैट सर्कमस्टांसेस वाइफ इज़ ऑल्सो एंटाइटलमेंट टू मेंटेनेंस। नेक्स्ट है द हस्बैंड हैज़ अनदर वाइफ। अगर हस्बैंड की कोई दूसरी वाइफ है, अगर फर्स्ट मैरिज के रहते हुए उसकी फर्स्ट वाइफ के रहते हुए सेकंड वाइफ है या इन द सेम हाउस या कहीं दूसरी जगह पे उसकी सेकंड वाइफ है, या तो वो उस सर्कमस्टांसेस में उसकी फर्स्ट वाइफ जो है वो एंटाइटलमेंट होगी ऑन दैट ग्राउंड मेंटेनेंस पाने के लिए। नेक्स्ट है अगर हस्बैंड जो है अदर रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज इस एक्ट जो की एप्लीकेबिलिटी है सिर्फ हिंदूज़ पे है, तो अगर हस्बैंड जो है हिंदू से किसी अदर रिलीजन में मुस्लिम या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है तब भी वाइफ एंटाइटलमेंट हो जाती है उससे मेंटेनेंस पाने के लिए, क्योंकि अब हस्बैंड जो है हिंदू नहीं है, वो अदर रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है, या कोई अदर रीजनेबल एक्सक्यूज़ हो वाइफ के पास जो कि उसके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हो कि जिसकी वजह से वो हस्बैंड से सेपरेटली रह रही हो। इस सब रीज़न के बेसिस पे वो मेंटेनेंस पाने के लिए एंटाइटलमेंट है। यहाँ पर है क्वेश्चन कि अगर वाइफ के पास अपना एक सेपरेट इनकम सोर्स ऑफ इनकम है या कोई प्रॉपर्टी हो तब भी वाइफ एंटाइटलमेंट होती है फाइनेंशियल एड को, अगर वो उसके पास जो भी सोर्स ऑफ इनकम है या कुछ प्रॉपर्टी जिससे वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पा रही है, तब भी हस्बैंड जो है लाइबल होगा, ऑब्लिगेशन होगा उसके ऊपर कि वो उसको फाइनेंशियल हेल्प करे। नेक्स्ट है व्हेन वाइफ इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। इन वॉट सर्कमस्टांसेस वाइफ इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस। कब जो वाइफ होती है एंटाइटलमेंट पाने की हकदार नहीं होती। सेक्शन 18(2) में है कि कब वो हकदार होती है, और 18(3) में है ऑफ द स्टेट्स दैट वाइफ इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। कब नहीं एप्लीकेबल होता है, जब वाइफ के अगेंस्ट एडल्ट्री या कोई इलिसिट सेक्सुअल रिलेशनशिप के चार्जेस होते हैं। इन दैट सर्कमस्टांसेस ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। अगर उसने एक हस्बैंड के रहते हुए दूसरे किसी पर्सन से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया है, इन दैट सर्कमस्टांसेस वाइफ शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस। अगर सेकेंड सर्कमस्टांसेस है कब वो एंटाइटलमेंट नहीं होगी, जब अगर वो किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएगी, वो तब भी वो हिंदुज़म के एम्बिट के हिंदुज़म के अंडर नहीं आएगी, सो वहाँ पर भी वो मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होगी, क्योंकि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का एप्लीकेबिलिटी ये है कि सिर्फ ये हिंदूज़ पे ही एप्लीकेबल होगा। इन केस ऑफ अब्बेदोला एम सुब्बा रेड्डी वर्सेस पद्माम्मा 1998, इस केस में क्या होता है कि डिफेंडेंट है 2 वाइफ्स, लिविंग वाइफ्स, and second wife claiming for maintenance, but under Hindu laws bigamous marriage मतलब एक से ज़्यादा मैरिजेस को इलीगल बोला जाता है, और दैट मैरिज the validity of defendant marriage, the second marriage validity of marriage is questionable। जो सेकेंड मैरिज थी डिफेंडेंट की, वो उसकी वैलिडिटी क्वेश्चनेबल थी। तो इन द हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश हेल्ड दैट इफ मैन हैज़ 2 वाइफ्स, द मैरिज विद द सेकेंड वाइफ विल बी एब इनिशियो अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ।
बिकॉज हिंदू लॉ प्रोहिबिट बाइगमिस, मतलब एक से ज़्यादा विवाह नहीं कर सकता, लिविंग वाइफ्स नहीं होनी चाहिए एक मेल की, हस्बैंड की। और हस्बैंड और वाइफ मतलब सेकेंड वाइफ अगर उसने सेकेंड मैरिज की तो वो वाइड हो जाएगी अब इनिशियो। तो उनके बीच में एज एन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, मतलब उनके बीच में कोई लीगल रिलेशनशिप था ही नहीं। सो इस सर्कमस्टांसेस में जो सेकेंड वाइफ है वो मेंटेनेंस पाने की एंटाइटलमेंट नहीं होगी, क्योंकि उनकी मैरिज वाइड एब इनिशियो है। इनिशियली ही फ्रॉम द डे वन उनकी मैरिज एब इनिशियो है और वो उनके बीच में किसी भी तरीके का लीगल रिलेशनशिप नहीं था एज एन हस्बैंड एंड वाइफ का। दैट्स वाई वो वाइफ जो सेकेंड वाइफ है विल हैव नो एंटाइटलमेंट टू एनी काइंड ऑफ मेंटेनेंस। सेक्शन 19 डील करता है मेंटेनेंस ऑफ विडोड डॉटर इन लॉ। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है और देन ऑब्लिगेशन ट्रांसफर हो जाता है his father to pay the maintenance to his daughter-in-law। हस्बैंड की डेथ के बाद ऑब्लिगेशन ट्रांसफर हो जाता है फादर के ऊपर। सेक्शन 19 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस स्टेट्स दैट द सेम, but the father-in-law is only liable to pay maintenance if there are 3 conditions। only in that circumstances the father-in-law shall be liable to pay maintenance। First is his daughter-in-law has no source of income। अगर उसकी daughter-in-law के पास कोई other source of income नहीं है, या he has no property to sustain herself on her। अगर उसके पास कोई भी दूसरी प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं है, किसी भी तरीके की दूसरी प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं है जिससे वो अपना बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल कर सकती है। नेक्स्ट ही हैज़ सम प्रॉपर्टी if it is insufficient to meet her basic expenses। अगर उसके पास प्रॉपर्टी है भी लेकिन उस प्रॉपर्टी से वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल नहीं कर सकती, इन दैट सर्कमस्टांसेस फादर इन लॉ शैल बी लाइबल टू पे द मेंटेनेंस। व्हेन फादर इन लॉ शैल नॉट बी लाइबल टू पे एनी मेंटेनेंस। कब फादर इन लॉ लाइबल नहीं होता है मेंटेनेंस पे करने के लिए टू हिज डॉटर इन लॉ। ही इज़ नॉट लाइबल टू डू सो फ्रॉम एनी कोपार्टनर प्रॉपर्टी इन हिज पोजीशन। अगर उसके पोजीशन में कोई भी कोपार्टनरी प्रॉपर्टी नहीं है, अगर फादर इन लॉ के पोजीशन में किसी भी तरीके की कोपार्टनरी प्रॉपर्टी नहीं है, इन दैट सर्कमस्टांसेस ही शैल नॉट बी लाइबल टू पे मेंटेनेंस टू हिज डॉटर इन लॉ। And if the daughter-in-law has no share in that property and such obligation will end if she gets married। अगर उस डॉटर इन लॉ की किसी भी तरीके का शेयर उस प्रॉपर्टी में नहीं है और वो रीमैरिज करती, अगर वो रीमैरिज कर रही है तो उस समय फादर इन लॉ लाइबल नहीं होगा उसको मेंटेनेंस पे करने के लिए। सो ये 2 सर्कमस्टांसेस है जब फादर इन लॉ अपनी विडो डॉटर इन लॉ के लिए ऑब्लाइज्ड नहीं होगा टू पे मेंटेनेंस। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट अंडर सेक्शन 20। A Hindu male or female is obligated to maintain their children whether they are legitimate or illegitimate। हिंदू जो मेल होते हैं और फीमेल होते हैं वो एक तरीके से ऑब्लाइज्ड होते हैं टू मेंटेन देयर चिल्ड्रन वेदर दे आर लेजिटिमेट। अगर कानूनी है या गैर कानूनी है उनके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि वो अपने माइनर चाइल्ड्स को मेंटेन करें। चिल्ड्रन शैल क्लेम फॉर मेंटेनेंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स एज लॉन्ग एज दे आर माइनर। चिल्ड्रंस जो हैं तभी तक क्लेम कर सकते हैं जब तक वो माइनर हैं। बट यहाँ पर है कि अनमैरिड डॉटर को तब तक मेंटेनेंस के एम्बिट में कंसीडर किया जाता है जब तक कि वो उनकी शादी नहीं हो जाती है, तब तक उनको मेंटेनेंस के अंडर कंसीडर किया जाता है। Even the parents who are old and have physical and mental weakness need to be maintained if they are not able to maintain themselves। Even जो पेरेंट्स होते हैं वो भी मेंटेनेंस पाने के हकदार होते हैं अगर वो फिज़िकल और मेंटल वीकनेस है और अगर वो अपने आप को ओल्ड एज टाइम पे अपने आप को मेंटेन करने के लिए एनफ नहीं है तो भी वो
they are not able to maintain themselves, in that circumstances they are also entitlement to get the maintenance from their children. इवन द चाइल्डलेस स्टेप मदर, अगर स्टेप मदर है और उनका कोई इशू नहीं है, उनका कोई चाइल्ड नहीं है, तो भी जो उनका स्टेप सन या स्टेप डॉटर है तो भी वो पेरेंट्स की कैटेगरी में आएंगे और वो इस सेक्शन के अंडर में क्लेम कर सकते हैं फॉर गेटिंग मेंटेनेंस। उनको भी पेरेंट्स की ही कैटेगरी में, अगर चाइल्डलेस हैं तो स्टेप मदर चाइल्डलेस है तो उनको पेरेंट्स ही कंसीडर किया जाएगा और इन दैट सर्कमस्टांसेस शी कैन क्लेम फॉर मेंटेनेंस अंडर दिस सेक्शन। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स। Section 21 of the Act says that in the context of this Act, dependent refer to the following relatives of the deceased. अगर सेक्शन 21 कंसीडर करता है कि कौन कौन, अगर डिजीज़ की डेथ हो जाती है तो उसके डिपेंडेंट कौन कौन कहलाएंगे। फर्स्ट इज़ फादर, मदर, विडो हु हैज़ नॉट रीमैरिड, उस पर्सन के फादर, मदर या विडो हु हैज़ नॉट रीमैरिड, और माइनर सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, मतलब उसके जो भी ग्रेट ग्रैंडसन जो भी हैं वो प्रोवाइडेड दैट ही हैज़ नॉट एबल टू मेंटेन मेंटेनेंस फ्रॉम एनी अदर सोर्स। अगर उनके पास कोई दूसरा इनकम सोर्स नहीं है तो भी वो उस पर्सन पे, जो डिजीज्ड पर्सन है, उसके डिपेंडेंट कहलाएंगे। नेक्स्ट है अनमैरिड डॉटर, ग्रैंड डॉटर या ग्रेट ग्रैंड डॉटर विथ प्री डिजीज्ड फादर एंड ग्रैंड फादर, अगर उनके पास मेंटेनेंस का कोई अदर सोर्स नहीं है। नेक्स्ट है विडोड डॉटर, अगर कोई विडो डॉटर है और उसके जो इन लॉज फैमिली है उनके पास एनफ सोर्स नहीं है टू मेंटेनेंस पाने के लिए, उसके चिल्ड्रंस नहीं है के पास एनफ सोर्स नहीं है, या इन लॉज फैमिली के पास इतनी स्टेट नहीं है, इतनी प्रॉपर्टी नहीं है जिससे वो अपनी बेसिक नेसेसिटी को मेंटेन कर सके, इन दैट सर्कमस्टांसेस वो भी डिपेंडेंट की कैटेगरी में फॉल होती है। नेक्स्ट है विडो डॉटर इन लॉ और विडो ग्रैंड डॉटर इन लॉ हु हैज़ नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस फ्रॉम एनी अदर सोर्स। विडो डॉटर इन लॉ और विडो ग्रैंड डॉटर इन लॉ भी मेंटेनेंस पाने के हकदार है अगर उनके पास एनफ सोर्स ऑफ अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। नेक्स्ट है इलेजिटिमेट माइनर सन और इलेजिटिमेट अनमैरिड डॉटर भी अंडर डिपेंडेंट की कैटेगरी में फॉल होते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 22 ऑफ द एक्ट स्टेट्स, सेक्शन 22 भी बोलता है कि कब कब डिजीज्ड की डिपेंडेंट ऑफ द डिजीज्ड का क्या होता है। इन सर्कमस्टांसेस अगर कोई भी पर्सन पे डिपेंडेंट्स है, ये सब लोग जिनके बारे में हम लोग ने पढ़ा कि कौन कौन डिपेंडेंट्स है, उस डिजीज्ड की डेथ हो जाती है, डिजीज्ड हो जाता है, तो उस सर्कमस्टांसेस में क्या क्या होता है वो बताता है सेक्शन 22। दैट डिपेंडेंट ऑफ द डिजीज्ड हिंदू मस्ट बी मेंटेन बाय हिज हायर्स, जो भी डिजीज्ड का हायर है, मतलब अगर सन है, कोई डिजीज्ड ए पर्सन है, उसका हायर है बी, उसका सन बी और सी है, तो वहाँ पर ऑब्लिगेशन एराइज होगा बी और सी पे कि जितने भी डिपेंडेंट ए के थे, डिपेंडेंट थे ए पे, मतलब अगर उसका कोई इलेजिटिमेट सन है या इलेजिटिमेट सन है या अनमैरिड इलेजिटिमेट डॉटर है, विडो डॉटर इन लॉ है, वो सभी उसके हायर्स का पे ऑब्लिगेशन हो जाएगा। अगर डिपेंडेंट हैव नॉट बीन लेफ्ट विथ एनी शेयर इन द प्रॉपर्टी, अगर डिपेंडेंट का किसी भी तरीके से स्टेट उस प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके से विल या सक्सेशन के थ्रू किसी भी तरीके का पोर्शन नहीं पा रहे हैं, मतलब डिजीज्ड की प्रॉपर्टी से किसी भी तरीके का बाय विल और बाय सक्सेशन किसी भी तरीके का शेयर या पोर्शन नहीं पा रहे, इन दैट सर्कमस्टांसेस जिसके पास भी उस प्रॉपर्टी का शेयर जा रहा, मतलब डिजीज्ड की जिसके पास भी शेयर जा रहा है पूरी तरीके से स्टेट मेंटेन करने का, वो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन हो जाता है कि वो उसके डिपेंडेंट को मेंटेन करेगा। अगर यहाँ पर मल्टीपल पर्सन, मतलब एक से अधिक पर्सन, जो डिजीज पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी
एक से अधिक पर्सन के पास जा रही है, उन दैट मल्टीपल पर्सन, एक से अधिक पर्सन के पास जा रही है, तो वो जितने पर्सन, मल्टीपल पर्सन है मतलब एक से अधिक, अगर 4 पर्सन के पास जा रही प्रॉपर्टी, डिजीज़ की प्रॉपर्टी 4 लोगों के पास जा रही है, तो वो चारों लाइबल होंगे उस पर्सन डिपेंडेंट्स को मेंटेन करने के लिए। उन चारों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा मेंटेनेंस करने की लाइबिलिटी। द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस टू बी पेड विल बी डिवाइडेड अमॉन्ग द डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द शेयर दे होल्ड इन दैट प्रॉपर्टी। लाइक अगर 4 पर्सन के बीच में वो डिवाइड हुई है, डिजीज की प्रॉपर्टी 4 जने पे डिवाइड हुई है, लेकिन जिसका जितना रेशियो में शेयर होगा वो उतने के लिए ही लाइबल होंगे मेंटेनेंस पे करने के लिए। लाइक एक पर्सन का 40% है तो वो 40% के लिए मेंटेनेंस पे करने के लिए लाइबल होगा। एक पर्सन का 10% है तो वो 10% ही लाइबल होगा। सो ऐसे ही होता है कि जो जितना शेयर ऑक्युपाई कर रहा है उस प्रॉपर्टी, डिजीज की प्रॉपर्टी से, वो उतना ही लाइबल होगा उसके डिपेंडेंट को मेंटेनेंस पे करने के लिए। In case dependent has obtained some part of share in the property of the disease, they will not be liable to maintain other dependent. अगर कोई एक डिपेंडेंट है, कोई डिजीज्ड है, उसके ऊपर 4 डिपेंडेंट्स थे, उनमें से एक डिपेंडेंट को कुछ शेयर मिला है प्रॉपर्टी का, डिजीज्ड की प्रॉपर्टी से एक शेयर, कुछ पार्ट ऑफ शेयर मिला है डिजीज की प्रॉपर्टी से, तो इन दैट सर्कमस्टांसेस जिस डिपेंडेंट को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला है, वो जो अदर 3 डिपेंडेंट्स हैं, 3 डिपेंडेंट्स बाकी हैं, उनको लाइबल करने के लिए वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लाइबल नहीं होगा। वो सिर्फ अपनी नेसेसिटीज़ को ही, उस शेयर को अपने लिए यूज़ करेगा। वो जो डिपेंडेंट डिजीज़ के थे, वो जो फर्स्ट डिपेंडेंट था जिसको शेयर मिला है, वो उन पे डिपेंडेंट, जो रेस्ट ऑफ द 3 डिपेंडेंट है वो फर्स्ट डिपेंडेंट है, उनके लिए लाइबल नहीं होगा मेंटेनेंस पे करने के लिए। Others who have taken over the property will still have to maintain other dependent, but the dependent holding a share shall be excluded and maintenance will now be paid for the remaining property. So dependent के अलावा जो प्रॉपर्टी बचती है, डिपेंडेंट को जो प्रॉपर्टी मिली वो अपना रखेगा, बट जो उसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी, रिमेनिंग प्रॉपर्टी जिसके पास भी जा रही है, वही मेंटेनेंस देने के लिए, जो कि रेस्ट ऑफ द डिपेंडेंट है, जिनको शेयर नहीं मिला है, उन पे उन्हीं को वो लाइबल होगा मेंटेनेंस देने के लिए। अल्टरेशन ऑफ द अमाउंट ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस। अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो रही हैं तो उस सिचुएशन में अल्टरेशन कैसे हो सकता है मेंटेनेंस का। लाइक अभी जो मेंटेनेंस कोर्ट ने डिसाइड किया होगा वो ज़रूरी नहीं कि 10 साल बाद सेम हो, उसको ऑल्ट्रेशन भी किया जाता है। टाइम डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस, बिकॉज महंगाई बढ़ती है तो उसके हिसाब से बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। तो सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस मे बी अल्टर्ड विद द चेंज इन सर्कमस्टांसेस। मेंटेनेंस का जो अमाउंट है सर्कमस्टांसेस जैसे जैसे चेंज होते हैं उस सिचुएशन में चेंज होती हैं। In the case Pinda Prasad Singh and versus Mudrika Devi, AIR 1968, the Patna court observed that there is no set procedure mentioned in the section 25. Section 25 में as such कोई भी प्रोसीजर नहीं बताया गया कि किस तरीके से ऑल्ट्रेशन किया जाना चाहिए, बट अमाउंट हमेशा चेंज होना चाहिए विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। इस सेक्शन में ये बोला गया। द कोर्ट स्टेटेड दैट द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस इज फिक्स्ड आइदर बाय एग्रीमेंट और बाय ऑफ ए डिक्री। जो मेंटेनेंस होता है, अमाउंट का मेंटेनेंस होता है, वो डिसाइड 2 तरीके से किया जाता है। या तो एग्रीमेंट, मतलब जो भी पार्टी है जिनके बीच में लीगल रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ हो या पेरेंट्स चाइल्ड हो या डॉटर इन लॉ हो, उनके बीच में जो लीगल रिलेशनशिप है उनके बीच में म्यूचुअली एग्रीमेंट के थ्रू या फिर कोर्ट की डिक्री के द्वारा 2 तरीके से उनका अमाउंट डिसाइड होता है। सो अगर एग्रीमेंट के थ्रू हुआ है तो वो कोई दूसरे एग्रीमेंट को, मतलब जो लेटर
फॉर्मर वाला एग्रीमेंट है उसको सुपरसीड करके एक कोई नए एग्रीमेंट के थ्रू उसको ऑल्टर कर सकते हैं, अमाउंट को ऑल्टर कर सकते हैं। और अगर डिक्री के थ्रू होगा तो वो सूट फाइल कर सकते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ डिक्री के लिए। तो वहाँ पर जो भी जो ओल्डर वन है वो लेटर ऑन को सुपरसीड करते हुए कोर्ट जो भी रीजनेबल समझेगी ऑल्टर कर देगी अमाउंट को। नेक्स्ट द क्लेमेंट ऑफ द मेंटेनेंस शुड बी ए हिंदू। जिसने भी क्लेम किया है मेंटेनेंस का, या वाइफ ने क्लेम किया है या चाइल्ड ने या पेरेंट्स ने या डॉटर इन लॉ ने या जो भी ने क्लेम किया अनमैरिड डॉटर ने, दे मस्ट बी हिंदू। वो दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट या दूसरे रिलीजन को बिलोंग नहीं करना चाहिए। सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट सेज no one will be entitled to claim maintenance under the Hindu Adoption and Maintenance Act if they have ceased to be Hindu। अगर उनको हिंदू सीज कर दिया गया, हिंदू नहीं माना जा रहा है बाय रिलीजन, या वो हिंदू धर्म को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इन दैट सर्कमस्टांस दे आर नॉट एंटाइटलमेंट टू गेट द मेंटेनेंस, और वो वहाँ पर क्लेम पाने के हकदार नहीं होंगे। नेक्स्ट है डेथ टू हैव प्रायोरिटीज़। इफ़ देयर इज अ चार्ज ऑन द स्टेट ऑफ द डिजीज़। अगर डिजीज़ की डेथ हो गई है, अगर डिजीज़ की डेथ हो गई, मतलब इन केस ऑफ हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो उसके ऊपर वाइफ को पेमेंट करने का, मेंटेनेंस पाने के लिए उस पर चार्ज मेंटेनेंस पाने की उसकी वाइफ हकदार है, बट उस प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके का डेट है। इन दैट सर्कमस्टांसेस पहले उस डिजीज़ के डेट को क्लियर किया जाएगा, देन उसको मेंटेनेंस, मतलब जो भी उस पर डिपेंडेंट है उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा अंडर सेक्शन 26 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इन द केस ऑफ कृपाल सिंह वर्सेस बलवंत सिंह 1913, it was held by the court that such debt shall be binding on the son which is not, जो भी डेथ होगा वो जो कि डिजीज्ड की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी से, तो उस सर्कमस्टांसेस में जो सन होगा वो लाइबल होगा टू क्लियर द डेट ऑफ हिज फादर। अगर वो इमोरल नहीं है, वो जो डेट है वो इमोरल नहीं है, इलीगल नहीं है, और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी और एग्रीड अपॉन टू द reckless borrowing of money for no reasonable ground for deliberate waste or for deliberate waste। अगर वो immoral, illegal और opposed to public policy है, in that circumstances son will be not accountable to pay his deceased father debt। वहाँ पर सन जो है लाइबल नहीं होगा, उस पर बाइंडिंग नहीं होगा कि वो डेट को क्लियर करे। It is the religious, moral and legal duty of the dependent to pay off the debt। So पहले डिपेंडेंट पे एक तरीके से रिलीजियस, मोरल एंड लीगल ड्यूटी आ जाएगा कि जो भी डेट है उसको पहले क्लियर करे बिफोर यूजिंग द मनी फॉर मेंटेनिंग देमसेल्फ। उसको खुद के उपयोग करने से पहले उस जो भी डेट है उस प्रॉपर्टी पे, डिजीज की प्रॉपर्टी पे, स्टेट पे, वो पहले क्लियर करे, देन वो अपने लिए उसको मेंटेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑन राइट टू मेंटेनेंस। अगर डिपेंडेंट हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव मेंटेनेंस फ्रॉम प्रॉपर्टी और एन स्टेट एंड द वेरी स्टेट गेट ट्रांसफर, अगर किसी प्रॉपर्टी से डिपेंडेंट जो है एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस पाने के लिए और उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो इट बिकम्स द ऑब्लिगेशन ऑफ द ट्रांसफरी। मतलब जिसके पास ट्रांसफ़र किया गया है प्रॉपर्टी, वो उस पे उसकी ऑब्लिगेशन हो जाएगी टू मेंटेन द डिपेंडेंट इफ़ द ट्रांसफरी हैज़ रिसीव्ड ए नोटिस रिगार्डिंग दैट राइट। सो यहाँ पर ट्रांसफरी को जब तक कि नोटिस नहीं मिलता रिगार्डिंग कि इस प्रॉपर्टी में ये पर्सन डिपेंडेंट है और आपको इन पे को मेंटेन करना है आउट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, तो उस सर्कमस्टांसेस में डिपेंडेंट जो है वो एंटाइटलमेंट होंगे उस प्रॉपर्टी से और ट्रांसफरी पे ऑब्लिगेशन होगा। बट इफ़ दैट ट्रांसफरी गेट द हैज़ रिसीव्ड ए नोटिस रिगार्डिंग दैट राइट। तो ये बोलता है ये सेक्शन 28। ये हुआ हमारा मेंटेनेंस अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956।